आ जाइए यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस सवाल में बहुत लोग फंसने वाले हैं, ठीक है। क्या बोला है, पूर्ण संख्याएं बोला है। आप लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 14 तक जितने हैं उनका एवरेज निकाल देंगे, जबकि ऐसा करना नहीं है। 1 से लेकर अगर 14 तक लेंगे तो वो सारे के सारे प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी, यानी नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, जबकि हमें यहाँ पर बोला है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो अगर हम ये कहें कि पहली 3 होल संख्याएं कौन सी होंगी, पहली 3 है ना, तो पहली 3, क्योंकि होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, मतलब पहला जो होल नंबर होगा वो 0 होगा, फिर दूसरा जो होल नंबर होगा वो 1 होगा, तीसरा कितना होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 नहीं होगा, 2 होगा। तो अगर 3 होल नंबर्स हैं तो 2 तक ही जाएगा। 4 होल नंबर्स हैं शुरू के तो 3 तक जाएगा। ऐसे ही अगर 14 होल नंबर्स हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे, सिर्फ 13 तक, है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर ये 13 तक, मतलब ये हो गए हमारे टोटल के टोटल 14 होल नंबर्स। अब इनका क्या करना है, औसत निकालना है। ये सारे के सारे एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पता करेंगे, सबके बीच में जो गैप होगा वो 1-1 का है ना। तो गैप आपका जो सार्वंतर है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो यहाँ पे इक्वल हो गया। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला क्या है, एवरेज निकालने की बात है ना। तो इनका जो एवरेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस एल डिवाइड बाई 2, ठीक है। a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 0 है, प्लस एल का मतलब लास्ट वाला टर्म जो कि यहाँ पर 13 है, और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 13 का आधा यानी कि 6.5, 6.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर 1 से 14 तक लेते तो 1 और 14 15 हो जाता, 15/2 7.5 आ जाता, और 7.5 आपके ऑप्शन में दिया भी है, यही टिक करके आ जाते और गलत हो जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल देखिएगा, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत कितना होगा, यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, आपको अंकित मूल्य दिया है, मार्क्ड प्राइस दिया गया है, क्रय मूल्य भी दे रखा है ना। अब क्रय मूल्य से 30% अधिक है ये, तो क्रय मूल्य का है नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य दे दिया, मार्क्ड प्राइस दे दिया, सीपी दे दिया, एमपी दे दिया, आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया, बस डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो अगर इन चारों में रिलेशन आपको दिख रहा हो तो एक फॉर्मूला हमने कई बार आपको बताया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्लासेस में, जो लोग ये किए हैं इस टाइप के सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि जो सीपी से एमपी का रेशियो होता है, सीपी अपॉन एमपी, ठीक है, ये CP अपॉन MP होता है 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 प्लस P। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करने के लिए। अब है क्या यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 30% है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10 है ना, 3/10। क्या बोला गया, क्रय मूल्य से, तो जिससे बोला जाए उसकी वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि CP आपका नीचे है, ठीक है। कौन ज़्यादा है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये जो 517 रुपये है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो क्रय मूल्य हमारा 10 हुआ, 10 से 30% अधिक करेंगे यानी कि 3 अधिक होगा, तो वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस होगा। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो CP हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, डिवाइड बाई MP कितना होगा, 10 से 3 अधिक यानी कि 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 माइनस डी हमको नहीं पता, यही चीज़ हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई 100 प्लस पी कितना है यहाँ पर 2% का है, तो 100 प्लस 2 करेंगे 102 आ जाएगा। ये हो गया, बस इसको सॉल्व ही तो करना है। ये 102 इधर आएगा तो 1020 हो जाएगा, है ना, 1020 डिवाइड बाई आपका 13 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 100 माइनस डी। इसको डिवाइड करिए तो 13 सत्ते 95 है ना, 91, तो बचा फिर 11 मतलब 110 हो गया, तो 13 8 104 है ना, 13 8 104 हो गया। तो फिर कितना बचा यहाँ पर आपका पॉइंट में 6 बचा, है ना भाई, 110 था तो 104 हो गया, 6 बचा 60 हो गया, तो 13 × 5 = 65, मतलब 13 × 4 =
कितना जाएगा 13 चौके मतलब इतना बार चला जाएगा, 52 हो गया, ठीक है। तो 78.4 आ गया और इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 100 माइनस डी है, 100 माइनस डी है। तो डी की वैल्यू क्या डायरेक्टली यहाँ से नहीं आ जाएगी, 100 में से इतना घटा दीजिए। तो देखिए 100 में से पहले 78 घटाइए, 100 में से पहले 78 घटाइए तो 22 आ गया। 22 में इतना और जाएगा, 22 में 4 और जाएगा मतलब 40 और जाएगा, ठीक है, 0.4। तो कितना आ जाएगा 21 दशमलव यहाँ पर 21.6 के आसपास आ जाएगा। और कहाँ है 21.6 के आसपास, ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर, बहुत बेहतरीन सवाल था ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। निम्नलिखित का सरलीकृत मान कितना होगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन दिया गया है यहाँ पर, कितना हो जाएगा बताइए। तो ये 13 और 6 आपका 23 हो गया, ठीक है। 23 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 127 और 93 ये अलग अलग हैं, है ना। तो 7 और 3 10 का मतलब हो गया 0 यहाँ पर। फिर इसके बाद 12 और 9 ये हो जाएगा 21, 21 और 1 यहाँ पर 22, ठीक है। तो ये हो गया आपका 220। इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसकी वैल्यू कितनी है 23 है ना। 23 का गुणा 7 में करिए, 7 तियाँ 21, 1 हो गया, बचा 2, 7 दूना 14 और 2 यहाँ पर 16 हो गया। तो 261, 220 में से 161 अगर घटा दें तो पहले 160 घटाइए, ठीक है। 160 अगर घटा दें हम लोग तो मतलब 22 में 16 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो 60 बचेगा और 60 में एक और घटा देंगे क्योंकि 161 घटाना था हमें, तो यहाँ पर सीधे सीधे 59 आ जाएगा। तो इसकी जो आंसर करेक्ट होगी उस 59 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इस सवाल में क्या दिया है, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला है। आप ये बताइए कि जो इनकम होता है वो दो चीज़ों में बंट जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो एक्सपेंस यानी कि जो खर्च हुआ, और प्लस दूसरा यहाँ पर सेविंग। ठीक है, दो चीज़ों में, है ना। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग यानी बचत, ये होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इनकम को 100% माने तो उसमें से 45% तो उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना, 100 माइनस 45 करेंगे तो बचा उसका 55%। तो 55% यहाँ पर दोस्तों बच रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में कितना बच रहा है यहाँ पर 66,000। तो 55% की वैल्यू यहाँ पर 66,000 के बराबर हो गई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर उसकी इनकम यानी 100% चाहिए। इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ बचेगा आपका 5%, 11 से डिवाइड करेंगे तो, और ये हो जाएगा 11 छके 66। ठीक है, तो मतलब 6,000 आ गया। अब हमें इसको 100% बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 20 से, है ना। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। जब 20 से यहाँ गुणा किए हैं तो इधर भी गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 छक्के 120, है ना। तो हो जाएगा 120 और यहाँ पर 3 ठो 0, मतलब 1,20,000। 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसानी से बन जाएगा, पूरा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इसको। ठीक है, पूरा एक्सपेंड करने लगेंगे तो समय लगेगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर ये करें कि भाई इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आप सिर्फ इतना देखिए कि a स्क्वायर कितना आएगा, यानी 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और x के स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर है तो 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारे पास 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y, यानी a माइनस बी a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। a का मतलब क्या हुआ, 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहीं से आपको पता चल गया कि देखिए 4x स्क्वायर 25 और ये 4, तो तीनों मिलाकर x स्क्वायर में कितने आ गए, 25 और 8 33x स्क्वायर। तो 33x स्क्वायर यहाँ पर शुरू में ही आपका मिलेगा, बाकी और आगे जो आएगा वो आएगा। 33x स्क्वायर कहाँ है, प्लस का 33x स्क्वायर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी सब यहाँ 34 है, यहाँ माइनस 33 है, यहाँ माइनस 34 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर है। पूरा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, पूरा करने लगेंगे तो समय भी फालतू का लगेगा।
ये सवाल भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। संपूरक दिया है यानी सप्लीमेंट्री। दो तरह के कोण होते हैं, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो जाए तो वो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पर छोटा कोण, यहाँ पर मान लीजिए कि x है तो बड़ा कोण कितना होगा, छोटे से 28 अधिक यानी x से कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि दोनों संपूरक कोणों का सम कितना होता है 180। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू 28 घटा दीजिए। 28 अगर घटाएंगे तो पहले 30 घटाइए, तो 30 घटाएंगे तो 50 पे आ जाएगा, 2 और जोड़ देंगे यानी 52 हो गया, ठीक है। 152, तो 152 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 76, ठीक है। 152/2 76 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इसमें क्या बोला गया है, किसी आंकड़ा यानी डाटा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका मॉड और मीडियन आपको दे रखा है 28.4 और 88 क्रमशः। आंकड़ा का माध्य कितना होगा, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप सभी जानते हैं कि जो मॉड होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से उस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोड यानी कि बहुलक इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, 3 मीडियन और माइनस 2 मीन, है ना, 2 मीन, ये होता है आपका फार्मूला। इसी फार्मूले पर रखिए, मोड हमें निकालना है ना। अच्छा, मोड तो दिया गया है, मोड और माध्यिका दिया गया है, तो मोड कितना है 28.4, ये हो जाएगा आपका 28.4 इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन भी दिया है 88, तो 88 का 3 गुना करिए, 80 का 3 गुना, 8 3 24 240 हो गया, और 8 3 24 यानी कि 240 और 24 264 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 264, 3 इंटू 88 कर देंगे तो माइनस यहाँ पर 2 मीन है तो ये हो जाएगा 2 मीन, ठीक है। तो यहाँ से मीन की वैल्यू आ जाएगी, पहले 2 से हर जगह डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितना हो जाएगा 14.2, ठीक है, 14.2। और इस मीन को अगर, अच्छा पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 132, है ना, माइनस यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मीन बचेगा। तो मीन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, यानी माध्य की वैल्यू 132 में से 14.2 घटा देंगे, ठीक है। तो पहले 14 घटाइए, 14 घटाएंगे तो कितने पे आ जाएगा यहाँ पर, या फिर ऐसे ही कर लीजिए ना, देखिए 132 माइनस यहाँ पर 14.2, तो पॉइंट का यहाँ पर तो पहले 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 2 गया 8, एक ही जगह है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए क्या दिया है इसमें, ये आपके पास डाटा दिया गया है, इनका मीडियन निकालना है यानी माध्यिका। माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका हमने आपको क्या बताया था, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़े वैल्यू को काटते जाइए एक एक करके। सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा 11 दिख रहा है। अब इसके साथ सबसे छोटे के साथ सबसे बड़े को भी काटिए, है ना, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ 83 है, यहाँ 84, तो 84 सबसे बड़ा हो जाए, कट गया। फिर इसके बाद अब सबसे छोटा देखिए, तो 11 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 18 है, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर, 18 के साथ सबसे बड़ा 83 कट जाएगा। फिर अब सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, तो सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा 27, है ना, तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर 81, ठीक है। फिर सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको 30, है ना, तो 30 के साथ सबसे बड़ा कौन कट जाएगा, 76 कट जाएगा। अब सबसे छोटा कौन है, बचे 3 ही हैं, 52 34 और 35, तो सबसे छोटा 34, सबसे बड़ा यहाँ पर 52, बचा कितना, सिर्फ एक ठो बचा है। तो जब एक ठो बचे, एक बचे यहाँ पर काटते काटते, तो वही आपका मीडियन होता है, यानी 35, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर 2 बच जाते, मान लीजिए कि डाटा की जो संख्या होती इवन नंबर में होती, 10 संख्याएं होती, 12 संख्याएं होती, या फिर 16 संख्याएं होती, तो ऐसे केस में 2 ठो बचता बीच लास्ट में। तो जब 2 ठो बचता लास्ट में, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा मीडियन आ जाता। अगर एक ठो बचा है सिर्फ, तो वही हमारा मीडियन होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, 9वां सवाल, ये बढ़िया सवाल क्या कह रहा है, एक डीलर जो है 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 हेयर ड्रायर बेचता है यहाँ पर, है ना, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो 63,000 रुपये है।
एक पर उसे 5% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 30% का लॉस हो जाता है। पूरे लेन देन में उनका हानि प्रतिशत कितना होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर पहले के बारे में देखा जाए तो पहले का CP और SP कितना होगा, है ना? तो 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? 1/20, है ना? 1/20। तो पहले का CP हो गया 20 और SP कितना बनेगा? क्योंकि लाभ ले रहा है तो 20 पर 1 का प्रॉफिट लेगा, यानी कि 21 हो गया यहाँ पर। ध्यान से देखते जाइएगा, CP और SP देख रहे हैं। फिर यहाँ पर दूसरे का देखिए, दूसरे पर हानि हो रहा है। हानि का मतलब 30% यानी 3/10, मतलब 10 पर 3 का लॉस हो रहा है। तो 10 का सामान था, 3 का लॉस होगा तो 10 - 3 यानी कि 7 में बेचेगा, है ना? तो पहले को 20 में बेचा, फिर यहाँ पर 20 का खरीदा, 21 में बेचा पहले को, दूसरे को 10 में खरीदा, 7 में बेचा। कह रहा है इसमें दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर करिए यहाँ पर, ये सभी रेशियो में है यहाँ पर, है ना? तो इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 21 है, इसको भी 21 बना लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना? मतलब 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 21 हो गया, ये आपका 30 हो गया, तो 21 दोनों जगह हो गया। अब देखिए टोटल आपको CP और SP देखना है दोनों का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 21 और 21 यानी 42 दोनों का। यहाँ कितना होगा आपका? 20 और ये 30, है ना? तो 20 और 30 यहाँ पर 50 हो गया। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 50, दोनों का सेलिंग प्राइस कुल मिलाकर 42 हो गया। लॉस हो रहा है कितने का? यहाँ पर 8 का लॉस हुआ कि नहीं? देखिए 8 का लॉस हुआ ना, 50 में खरीदा, 42 में बेचा, 8 का लॉस डिवाइड बाई CP पर। CP आपका कितना है? 50 है, तो 8/50, और 8/50 को अगर देखा जाए परसेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा और 8 दूना यहाँ पर 16%। 16% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? 16% इज़ द राइट आंसर। इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 10वां सवाल यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको करने के एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। बेसिक्स लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। क्या कह रहा है? जब 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि x घटाया जाता है, इस टाइप के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होते हैं, यानी कि प्रपोर्शन में होती हैं। यदि ये चीज़ दिया है तो y ग्रेटर देन जहाँ पे 0 है, y का मान कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले अगर इस पूरे को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x कहाँ है? x जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक संख्या में जब x जोड़ा जा रहा है तो हमको संख्याएं समानुपात में मिल जा रही हैं, ठीक है? तो आपको लगाने का तरीका यहाँ पर बस सीखना है, क्योंकि बेसिक से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर 30 में भी x जोड़ेंगे, 15 में भी x, 21 + x, 11 + x, सबको जोड़ दिए। फिर 30 + x बटे 15 + x, है ना? दोनों को बटे कर देंगे, इज इक्वल टू 21 + x डिवाइड बाई 11 + x। इस तरीके से जब उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 संख्याएँ हैं, तो पहली 2 संख्याओं को इस तरीके से लिख लीजिए, 30 बटे यहाँ पर 15, और बाद के दोनों संख्याओं को भी इस तरीके से लिख लीजिए, यानी 21 बटे यहाँ पर 11। प्रत्येक में x जोड़ा जाए या फिर प्रत्येक में x घटाया जाए, दोनों के लिए ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है? चलिए अब क्या करना है, आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कहाँ से? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 30 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा? 9, ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 15 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आ गया, ठीक है? अब आपको कहाँ का डिफरेंस देखना है? इन दोनों का डिफरेंस देखना है। आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, किसी दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं आप, ठीक ना? चलिए हम इसको ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 30 में से 15 घटाएंगे, यानी कि 5 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, है ना? तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 15 का। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखना है, इसमें नहीं देखना। इन दोनों में से किसी एक में ही आपको डिफरेंस देखना है, चाहे इसका डिफरेंस ले लीजिए चाहे इसका डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है? क्लियर है? अब इसका डिफरेंस देखना है, तो यहाँ कितना? 9 - 4 यानी कि 5 का डिफरेंस। यहाँ कितने का अंतर है दोस्तों? 15 का अंतर है। यहाँ 5 का अंतर है। दोनों अंतर को आपको बराबर करना है। बस इतना ध्यान रखना है, इसको नहीं चेंज करना, है ना? इसको छूना भी नहीं है, जो कुछ भी करेंगे यहाँ करेंगे। अब यहाँ इस 5 को 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 × 3 ये हो जाएगा 27, और
चार यहाँ पर 3 से नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 3 12। तो 3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर 15 का आ गया होगा, 27 - 12 15 हो गया, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15। तो दोनों जगह का डिफरेंस आपको बराबर कर लेना है। अगर पहले से डिफरेंस बराबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप साफ साफ देख रहे होंगे कि यहाँ से 30 में कितना जोड़ा गया तो 27 आया, और 15 में कितना जोड़ा गया तो यहाँ पर 12 है। एक्चुअली में यहाँ पर घटाने पर 27 मिलेगा भाई। 30 में 3 घटाएंगे तो 27 मिलेगा, 12 में 3 घटाएंगे तो 15, यानी घटाया कितना जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है। तो अगर हम कहेंगे कि जोड़ा क्या जाएगा तो -3 जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ा जा रहा था यहाँ पर, x जोड़ा जा रहा था, यही x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई देखिए ना, 30 में हम क्या जोड़ दें, अब आपको अच्छे से ही समझा देते हैं। 30 में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो हमें 27 मिल रहा है, तो हमें कितना मिल रहा है 27। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 27 में से 30 घटा देंगे, यानी कि -3 आ जाएगा। तो जो जोड़ा जा रहा था यहाँ पे वो कितना आ जाएगा -3। अगर ये पूछा जाता कि क्या घटाया जाना चाहिए तो यहाँ पर 3 हो जाता। तो x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन वाली चीज़ें सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होता है, अंदर वालों को मल्टीप्लाई, यानी दोनों बीच वालों को मल्टीप्लाई, यानी कि y × y कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू बाहर का मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करिए। x की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ रखिए, तो 6 × -3 यानी -18 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ देखिए, यहाँ -3 रखेंगे तो -3 × 3 यानी -9, और ये -9 है ही, तो -9 का 18 हो गया। तो ये हो चुका है हमारे पास 18, माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो y² की वैल्यू 18 × 18 यानी y की वैल्यू सीधे 18 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। y > 0 भी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेहतरीन ट्रिक है। इसको आप लोग जब यहाँ पे बोला जाए x घटाया जाता है या फिर x जोड़ा जाता है, तो दोनों कंडीशन में आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़िए। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके सवाल पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला सवाल है दोस्तों। CI और SI का जो डिफरेंस वाला सवाल होता है वो सवाल है। अब इसको करने का सबसे सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं, चाहे 3 साल का दे दे चाहे 2 साल का दे दे। यहाँ पर तो खैर 2 साल का दिया है। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल के, यहाँ पर 2 साल छूट गया था, 2 साल के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर वो 797 रुपये दिया है। तो वह धनराशि निकालनी है, यानी मूलधन हमको निकालना है। ठीक है, आपको तरीका बता रहे हैं। तरीका क्या है यहाँ पर, तरीका ये है। ठीक है, क्या करना है, अगर 2 साल का पूछा जाए, ठीक है 2 साल का पूछा जाए तो एक रेशियो याद रखना है आपको। 2 साल का पूछा गया तो 2 और यहाँ पर 1। अगर 3 साल का पूछा जाए तो 3 साल का, तो शुरू में 3 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1। लास्ट में 1 लगाना ही लगाना है। अगर 4 साल का पूछा जाए तो 4 साल के लिए दिया गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो शुरू में तो 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और लास्ट में 1 लगाना ही लगाना है। ऐसे ही 5 साल का भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि 5 साल का इतना आता नहीं है, बट यहाँ पर इतने ही आ जाते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। तो क्या बोला गया है, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ये जो पहला वाला है इसको छोड़कर बाकी का जो बचेगा वो हमारा अंतर होगा। जैसे अगर 3 साल का बोला जाए तो 3 साल का ये जो दोनों टोटल मिलाकर होंगे, ये दोनों है ना, ये दोनों आपके क्या होंगे, 3 साल के CI और SI के अंतर होंगे। अगर 2 साल का बोला गया है तो ये वाला जो है ये सिर्फ, क्योंकि पहले वाले को तो छोड़ना है, तो 2 साल के CI SI का अंतर ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल ही दिया है। ऐसे अगर 4 साल का बोला जाता तो 4 साल के CI SI का अंतर इतना टोटल हो जाता है ना। करना कैसे इसको ये समझना। 2 साल का दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेट के पास देखना है। रेट कितना है, 100% है। हम लोग अपने मूलधन 16% है। हम अपने मूलधन को 100 रुपये मान लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा सारी चीज़ें। मान लीजिए कि हमारा मूलधन 100 रुपया है। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज कितना बनेगा, 16% बोला है ना, 16% वार्षिक ब्याज दर। तो 100% का 16% ब्याज कितना होगा बताइए तो। 100
का 16% 16 ही होगा, तो पहले साल बना यहाँ पर 16। फिर इसके बाद अगले साल इसका 16% बने, क्योंकि हमारा रेट कितना है 16% ही है, तो ब्याज का भी ब्याज न बनता है। तो अगले साल क्या हो जाएगा, इस 16% का 16 का भी 16% ले लेंगे, यानी ब्याज का भी ब्याज। तो 16 का 16% अगर निकालेंगे, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, तो 256/100 यानी कि 2.56 हो जाएगा कि नहीं। तो अगले साल यहाँ पर ब्याज हो गया 2.56। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये वाला जो होगा यही हमारा 2 साल के CISI का अंतर होगा। तो 2.56 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। यही अंतर आपको एक्चुअल में कितना दिया है, 797, तो ये हो जाएगा 797। ठीक है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हुआ यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 797, और नीचे डिवाइड का 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 256 आ जाएगा। ये 1 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 100 की वैल्यू निकल पाएगी। क्लियर है, और यही हमारा मूलधन होगा, क्योंकि मूलधन हमने 100 यूनिट माना था। अब इसको डिवाइड करना है दोस्तों, डिवाइड जब तक नहीं करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आने वाला है। और आंसरवा जो है बहुत क्लोज दिया है ना, तो बहुत क्लोज दिया है, तो हमको यहाँ पर पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा। पहले डिवाइड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट देते हैं इसको 16 से, है ना, 16 से ऊपर भी 16 से नीचे भी। तो नीचे अगर 16 से काटेंगे तो 16 हम 256 यानी 16 आएगा, ऊपर 16 से काटिए तो 16 85 यानी कि 16 चौके यहाँ पर 64 हो जाएगा, है ना। तो बचा यहाँ पर 15। ठीक है, 15 बचेगा। 79 माइनस 64 अगर करेंगे तो 15 बचेगा, तो 7 मतलब 157 हो गया। तो 157 तो कितनी बार जाएगा, 16 का पहाड़ा, 16 नहीं हो 144। ठीक है, तो 9 बार चला गया, है ना, तो 144 हो गया। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 और 1, फिर ये वाला 0 आ जाएगा तो 130 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, तो 16 अट्ठे 8 बार जाएगा तो 128 आ गया, 128 आ गया, तो मतलब 2 बचा यहाँ पर। ठीक है भाई, 130 में से 128 घटाएंगे 2 बचेगा। तो जब यहाँ पर 2 बचा तो ये वाला अब 0 उतरेगा, है ना, सेकंड वाला, तो फिर यहाँ पर 0 हो गया। तो अब यहाँ पर 1 बार जाएगा, 16 एक कम 16 हो जाएगा, तो बचा यहाँ पर 4, तो फिर ये 0 आएगा तो 40 हो गया, है ना। तो 16 दूना 32। ठीक है, 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। तो 40 में से 32 घटाएंगे 8 बचेगा, तो 8 पर 0 ये वाला उतरेगा यानी 80 हो जाएगा। तो 16 पंचे 80 ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको फिर से 16 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 16 से काटिए, 16 तियाँ 48। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, 16 तियाँ 48, बचा 1 तो 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा तो मतलब 16 एक कम 16, फिर बचा यहाँ पर 2 तो 21 हो जाएगा, फिर 16 एक कम 16, तो 21 था, 16 घटाएंगे 5 बचेगा, है ना, तो 21, हाँ ठीक है 5, तो 52 हो गया। फिर यहाँ पर 16 तियाँ 48 मतलब 4 बचा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो फिर कितना हो गया यहाँ पर 45 हो गया ना, तो 16 कितना हो जाएगा 45 हो गया, तो मतलब 16 दूना 32, तो 45 ना, 16 तियाँ 48 मतलब लगभग 3 बार और जाएगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3 बार और चला जाएगा, तो 31,133 के अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालना था। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये देखिए 12वां सवाल एवरेज का है। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 था और बाकी विद्यार्थियों का औसत एवरेज जो है वो 62 था। कक्षा का औसत स्कोर निकालना, यानी कि सभी 30 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना था। ठीक है, 30 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले 12 विद्यार्थी थे उनका एवरेज कितना आ गया यहाँ पर 60 के बराबर। बाकी कितने बचे, 30 थे टोटल, 12 घटा देंगे तो 30 माइनस 12 यानी कि 18, तो जो शेष बचे हैं वो 18 हैं। 18 का एवरेज कितना है यहाँ पर 62 के बराबर। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं इनका ले लीजिए रेशियो ले लेंगे तो आसानी होगी कैलकुलेशन में। 6 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 और इसको 6 से काटेंगे 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, मतलब 2 विद्यार्थियों का एवरेज 60 है तो टोटल कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 यानी 120 हो गया, है ना। 3 विद्यार्थियों को टोटल 62 है तो टोटल कितना होगा 6 त्रिक 18 यानी कि 186 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें
सब का एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। तो सम इन दोनों का करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 और 12 30 यानी कि 306। डिवाइड कर देंगे कितना, नंबर से। नंबर कितने हैं, 2 और 3 यानी कि 5। तो यहाँ पर 5 विद्यार्थी टोटल हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने रेशियो ले लिया है तो इसी तरीके से बनेगा। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए 5 से डिवाइड करने का मतलब है ऊपर 2 से गुणा करना। 306 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 612 हो जाएगा, 612 हो जाएगा। और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि नीचे 10 बनेगा 2 से गुणा करेंगे तो 10 क्या करेगा, एक अंक यहाँ पर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान कितना होगा। मध्यानुपात निकालने का आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भाई जैसे अगर 3 संख्याएं यहाँ पर समानुपातिक हैं a, b और c, तो बीच वाला हमारा मध्यानुपात होता है और बीच वाला यानी कि b, इस b का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि a इंटू सी के बराबर। हमें मध्यानुपात दिया है यानी कि b हमको वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, 260 है। तो यहाँ पर रखिए, तो यानी 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई। तो x इंटू कितना हो जाएगा, x इंटू 338, ठीक है, 300 यहाँ पर 38। अब इसको काटा पीटी करिए। काटा पीटी नहीं करना है तो आप इसमें ds लगा लीजिए, डिजिटल सम। अगर इनका देखें तो 8 1 9, 8 1 9, इसका 9 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 1 आ गया, सबका ds अलग अलग आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी ds लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगाइए ds। पहले ऑप्शंस का ds निकाल लीजिए। ऑप्शंस का ds पहले कितना आएगा, 2 2 2, है ना, या फिर इकाई अंक भी लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं इकाई अंक, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 आ गया, फिर यहाँ पर 9 तो ये कट जाएगा, 8 1 9 आ गया, इसका 9 जहाँ पे हो जाता है उसको काट दीजिए। 2 और 1 कितना हो गया, 3, इसका ds 3 आया है। 9 कट गया, 9 कट गया, 1 बचा, इसका ds 1 आ गया। अब अपने इसका ds निकालना है। x की वैल्यू कितनी होगी, 338 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ है 2 और 6 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, ठीक है। और 64 का मतलब ds कितना हो गया, 1 हो गया। भाई 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका ds निकाल के बताइए। 3 3 6, 6 और 8 यहाँ पर 14, 14 का मतलब हो गया 1 और 4 यानी कि 5। अब देखिए दोस्तों, नीचे आपका यहाँ पर भाई ये x की वैल्यू आ गई, नीचे यहाँ पर 1 बनाना है हमको ds, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर में एक डिजिटल सम होना चाहिए। तो 5 को 2 से अगर गुणा कर दें तो 5 दूना ये हो जाएगा 10, और 10 का मतलब हो गया 1, ठीक है, बन गया नीचे। तो यहाँ क्या गुणा किए हैं, 2 ना, तो ऊपर भी 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। तो ऊपर का 2 आया है, यानी x का जो भी डिजिटल सम होगा वो 2 आएगा। और 2 कहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। रेलवे की जब क्लासेस चल रही थी तो ये वाला सवाल हमने आपको करवाया था, ठीक है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, ठीक है। कितने नींबू, यहाँ पर 7 नींबू खरीदे। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, है ना। 75% का लाभ है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4 होता है, यानी कि 4 में खरीद के 4 प्लस लाभ बोला है ना, तो 4 + 3 यानी कि 7 में बेचेगा, ठीक है। 4 रुपये का खरीद के 7 रुपये में बेचेगा, तब उसको 75% का प्रॉफिट होगा। अब बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पर कह रहा है 1 रुपये में 7 नींबू, ठीक है। 1 रुपये में यहाँ पर कितने नींबू, 7 नींबू, है ना। 1 रुपये में 7 लेमन्स। अब ये बताइए, हमारे पास इसमें 4 रुपये है, भाई 4 का खरीदा और यहाँ पर 7 में बेचा। ये आपका CP है और ये आपका SP है, यानी सेलिंग प्राइस है। तो अब ये बताइए, ये 1 रुपये दिया है तो हम इसको 4 रुपये ना कर लें, ताकि हमारा काम सिस्टम से हो जाए यहाँ पर। तो इसको 4 रुपये बनाइए। तो 4 रुपये में कितनी आएंगे बताइए, भाई 1 रुपये में 7 लेमन्स, तो 4 रुपये में 7 चौके 28 लेमन्स आ जाएंगे, है ना, 28 लेमन्स आएंगे। अब यहाँ पर इन 28 लेमन्स को वो 4 रुपये में ख़रीदा, तो 75% का लाभ लेने के लिए इन्हीं 28 लेमन्स को वो 7 रुपये में बेचेगा, यानी कि 7 रुपये में 28 लेमन्स यहाँ पर बेचेगा वो, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना 1 रुपये में कितने बेचेगा, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा वो, 28/7 कर देंगे, तो 28 बटा के यहाँ पर 7 यानी कि 4 लेमन्स। तो 4 नींबू यहाँ पर बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगला सवाल पर।
इस सवाल को देखिए, ये तो आपका सक्सेसिव वाला सवाल है ना, सक्सेसिव वाला यहाँ पर सवाल है। देखिए बड़े आसानी से ये बन जाएगा। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में यहाँ पर 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। पहले क्या किया गया, यहाँ पर 15% माइनस किया गया, घटाया गया तो माइनस हुआ। फिर क्या कह रहा है, 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि प्लस कर दिया 10%, है ना। तो सक्सेसिव वाला हिसाब किताब हो गया, है ना। कंटिन्यूसली यहाँ पर पहले घटा फिर बढ़ा, है ना। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100। बस यही आपको ए बी फार्मूला लगा देना है बस। तो ए मतलब -15, ये हो गया -15, और बी मतलब प्लस का 10, तो ये हो गया प्लस का 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा। 15 गुणे 10 यानी 150, 150 का डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका -5, है ना, -5 और -1.5 यानी कितना हो जाएगा टोटल, -6.5 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितने का चेंज आएगा, -6.5% का, यानी 6.5%। ये माइनस क्या बता रहा है, कमी, है ना। तो कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। क्या बोला है, एक चतुर्भुज ABCD में AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है, AD यहाँ पर 12 है और AC = यहाँ पर 15 दिया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो एक सिंपल सा चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। इस तरीके से कैसा भी बना लीजिए अपनी मर्जी से। अब क्या कहा गया इसमें कि भाई नोटेशन कर दीजिए, है ना। A मान लीजिए, ठीक है, A, इसको B, इसको C और इसको यहाँ पर D। क्या बोला गया कि भाई AB 17 है तो A से B ये आपका 17 हो गया, है ना। BC आपका यहाँ पर 8 है तो ये हो गया 8। फिर कह रहा है यहाँ पर कि AD जो है 12 है तो A से D तक ये हो गया 12, CD आपका 9 है तो ये हो गया 9, और AC 15 है। AC का मतलब डायगोनल, A से लेकर C तक ये आपका 15 है ना। तो इसको ले लीजिए 15। अब इसके वैल्यूज़ को हमें ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व अगर करेंगे तो देखिए, पहले इस ट्रायंगल में देखिए, 8 है, 17 है और 15 है। 8 17 15, 8 17 15 अगर है तो ये तीनों होते हैं दोस्तों ट्रिपलेट। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर = 17 का स्क्वायर, ये पक्का होता है, ठीक है ना भाई। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो जब ये ट्रिपलेट हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा, राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, सबसे बड़े वाले भुजा के सामने। सबसे बड़ी भुजा कौन है, 17 है, तो 17 के सामने यहाँ पर आपका राइट एंगल, भले ये नहीं दिख रहा है बट मान लीजिए ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद इन वालों को देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, 9 है, 12 है, 15 है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 81 करेंगे अगर तो आ जाएगा 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो 9 12 15 इस ट्रायंगल को भी अगर देखा जाए तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ट्रिपलेट हो गया 9 12 15, तो राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल बनेगा कहाँ पे, सबसे बड़ी भुजा के सामने, मतलब यहाँ पर, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो अब राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालने नहीं आता है क्या, पूरा एरिया टोटल निकालना है। तो पहले इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया, दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे। इसका ट्रायंगल के एरिया कितना होता है बताइए, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर, ये वाला है, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके साथ वाले बेस और हाइट हो जाते हैं। तो A से लेकर D तक ये आपका बेस है 12 इंटू हाइट, हाइट ये वाला बनेगा D से लेकर C तक यानी कि 9। तो ये पहले ट्रायंगल का हुआ, प्लस इसमें फिर से इस वाले ट्रायंगल का निकाल देंगे तो 1/2, फिर इसका भी बेस और हाइट देखें। अब बेस कहाँ बनेगा, 90 डिग्री यहाँ है, तो ये 15 जो A से लेकर C तक, ये 15 आपका क्या होगा बेस इंटू हाइट, हाइट ये वाला बनेगा C से B तक यानी कि 8 हो गया। कैलकुलेट करिए ज़रा, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो 6 नहीं हो, ये हो गया 54 और प्लस 15 चौके ये हो जाएगा 60, 60 60 120, 120 में 6 घटाएंगे 114 आ जाएगा, है ना। तो 114 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न था। आगे चलते हैं हम लोग अगला सवाल पर। ये भी एक बढ़िया सवाल है, हालांकि सिंपल सा सवाल है। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, ठीक है। पुत्री की आयु यहाँ पर x मान लीजिए, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, है ना। ये पुत्री की आयु है तो राहुल की आयु यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी, 3x। कह रहा है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद दोनों की आयु कितनी कितनी हो जाएगी,
दोनों में 8 जोड़ दीजिए, तो 3x में भी 8 और यहाँ पर x में भी 8 जुड़ गया। कह रहा है 8 साल बाद उसकी जो आयु है, यानी कि राहुल की आयु ये वाली, उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से, ये जो आयु है उसकी पुत्री की आयु यानी कि x+8 के डबल से कितना, 5 साल अधिक। बस इसको सॉल्व करना है, राहुल की आयु निकालनी है ना। निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो 2x, भाई 2 अंदर मल्टीप्लाई हो, तो 2x और ये 3x घटेगा तो 3x - 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 दूना 16, 16 और 5 यहाँ पर 21 और ये 8 उधर चला जाएगा। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई देख लीजिए, 21 में से 8 अगर घटा दें तो 13 है ना, ये हो गया आपका 13। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 आई है, मतलब कि उसकी पुत्री की आयु 13 आई है, जबकि उसकी आयु कितनी होगी, राहुल की 3 गुना होगी, तो 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा यहाँ पर। बस आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि राहुल की वर्तमान आयु पूछी गई थी। इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 हिस्सा है ना, 2/3 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी तय करने में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। चाल आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम देखना है, शेष दूरी निकाल लीजिए, शेष समय निकाल लीजिए, बस इतना आपको काम करना है। ये बताइए कि 2/3 हिस्सा अगर वो चल लिया है, भाई 2/3 हिस्सा अगर मतलब 3 में से 2 चल लिया है, तो बचाया कितना होगा, शेष कितना बचा होगा, 3 में से 2 चला है तो 1 बचा होगा, मतलब 1/3 हिस्सा उसका बचा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 519, बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 1/3 इसका, तो 17×3 = 51 और 3×3 = 9, 173 किलोमीटर बचा हुआ है। इस दूरी को तय करना है कितने समय में, शेष समय में। अब ये बताइए 2/3 हिस्से को अगर वो 5/7 समय में, तो टोटल टाइम हमारा कितना था 7 घंटे। इस 7 घंटे का 5/7 घंटे में वो 2/3 हिस्सा तय किया था, मतलब इस दूरी को, तो कितना 5 घंटे में, मतलब 5 घंटे में वो 2/3 किया था, तो बाकी जो बचा होगा वो आपका कितने घंटे में किया होगा, भाई टोटल तो 7 घंटा लगाना है, तो 5 घंटा यहाँ चला 2/3 में, तो 1/3 में कितना लगा होगा 2 घंटे, 7 में से 5 घटा देंगे 2 घंटे, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 2 घंटे का। बस यही निकालना था आपको। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, शेष दूरी 173, शेष टाइम यहाँ पर 2 घंटे, 173 का आधा 86.5 आ जाएगा। ठीक है, 86.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, वरुण प्लस यहाँ पर आशीष, ये कितने दिन में पेंट कर सकते हैं 3 दिन में। फिर कह रहा है वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, तो वरुण कितने दिन में 7 दिन में। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा, है ना। तो अभी तो एक हॉल की बात हो रही है, इफ़िशियंसी निकालिए, सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालना है, यानी कि टोटल काम करना है हमें एक हॉल के लिए, है ना। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 काम है ना, एक हॉल में मान लीजिए 21 काम है, तो यहाँ पर 21/3 यानी कि 7 और 21/7 यानी कि 3 हो जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, जहाँ पर वरुण अकेले 3 यूनिट काम करता है, तो आशीष कितना यूनिट काम कर रहा होगा बताइए। 3 तो अकेले वरुण कर ले रहा है, यानी कि ये 4 करेगा, तब दोनों मिलाकर 7 करेंगे, है ना। तो आशीष का अकेले का 4 हो गया, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब बड़े गौर से समझना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसमें क्या है ना, अगर हम आपसे कहें कि भाई एक हॉल को, यहाँ पर एक हॉल में 21 ठो काम था, क्योंकि ये एक हॉल का ही बात हो रहा था, एक हॉल में 21 काम है, तो 4 हॉल ऐसे पेंट करने हैं, तो 21 चौके 84 है ना, 84 काम हो गया चारों हॉल का मिलाकर। इन 84 काम को एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, जबकि आशीष, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, इस 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, यहाँ पर 21 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 21 दिन का यहाँ पर समय लगने वाला है 4 हॉल को पेंट करने में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, आगे चलिए। ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा की वैल्यू 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी कितनी होगी, यानी कि पैर की दूरी कितनी होगी। देखिए, ये रहा आपका क्या, ज़मीन, ठीक है, ये रही आपकी दीवार, ये हो गई दीवार, इस पे एक सीढ़ी खड़ी हुई है इस तरीके से, है ना।
ये जो सीढ़ी है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना रही है ना। अब कह रहा है टेन थीटा जो है वो 15/8 है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब ये आपका लंब है तो लंब कहाँ है, ये वाला, मतलब ये आपका 15 है और आधार नीचे होगा यानी 8 होगा, तो ये आपका आधार यानी कि 8 हो गया। तो ये 8 है, ये 15 है, मतलब ये कितना होगा, 17 हो जाएगा। हमें पूछा क्या था, तो दीवार से सीढ़ी के पैर की लंबाई, अच्छा दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई है ना, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की जो हाइट है, अच्छा ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना है यहाँ पर आपका 30 दिया है, जबकि 15 यूनिट आ रहा है, तो 15 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 30 मीटर है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो ये भी आपका डबल हो जाएगा, है ना। ये ने पूछा है दीवार से सीढ़ी के पैर, दीवार ये रहा, इसके सीढ़ी के पैर ये रहा, इसकी दूरी, तो 8 का भी डबल। कितना बहुत आसान सा प्रश्न था भाई, इसमें कुछ नहीं था, है ना। तो ये 16 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 2 गुना होगा, 16 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया है, मेंसुरेशन का। ये एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास डायमीटर 98 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको यहाँ पर व्यास निकालना है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4πr², यही होता है 4πr², ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पर, एक तो पाई है ना, 4 1 5 और 8, मतलब 4 1 5 5 3 9। देखिए पहले देखते हैं यहाँ पर, मैं देखिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पर बताइए, आधा डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा, है ना, 49 सेंटीमीटर। तो ये तो चलिए ठीक है। अब ये जो पाई है इसको देखिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है ना। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें ट्रिक लगाएंगे। 22 का मतलब 11, 11 दूना 22, 11 मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें 11 मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा होगा, यानी 11 से कटने वाला नंबर। पहले चेक करते हैं, अगर 1 से ज़्यादा होगा 11 से कटने वाला, तो फिर यहाँ पे दूसरा तरीका लगाया जाएगा। देखिए 11 से कटने का रूल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए, यहाँ 3 1 4 और 4 हो गया 8, फिर यहाँ पर देखिए ये 8 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 8 और एक अल्टरनेट को जोड़ने पर 8 आया, फिर 8 और 0 यहाँ पर भी 8 हो गया, दोनों घटाएंगे तो 0 आ गया। 0 11 से कट जाता है ना, मतलब पहला ऑप्शन 11 से कटने वाला है। दूसरे को भी चेक करिए, यहाँ देखिए, यहाँ 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 0 9 हो गया, तो 9 - 9, यहाँ पर भी 0 आ रहा है दोस्तों, मतलब ये संख्या भी 9 से कटने वाली है, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग अपना तरीका देखेंगे। कितना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर, तो 49 इंटू यहाँ पर 49 हो गया, 7 से काट देंगे, ये 7 बार में कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर इंटू 7 करेंगे 343 आ जाएगा, है ना भाई। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये है आपका, इसको ऐसा करिए, इसमें से 2 इसको दे दीजिए तो 8 बन जाएगा, मतलब ये हो गया 11 गुणे यहाँ पर 8 और मल्टीप्लाई, ये 49 इंटू 7 यानी कि 343, है ना, 343 ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 11 गुणे 8 3 24 बचा 2, 8 चौके 32, 32 2 34 बचा, फिर यहाँ पर 3, तो 8 3 24, 24 और 3 ये हो जाएगा 27। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। देखिए ये हो गया 4, फिर 4 4 यहाँ पर 8 यानी कि लास्ट में 84 आएगा। अच्छा फिर देखिए 7 और 4 11, 11 का मतलब 1, तो 184 लास्ट में कहाँ है, इसमें 284, इसमें 256, इसमें 204, ये रहा आपका, है ना। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को ना। आगे चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एकदम शानदार प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 और 3x² + 4x + 12 = 0 के दोनों मूल सार्व हैं, सार्व का मतलब कॉमन यानी कि बराबर हैं, ठीक है, तो k का मान कितना होगा। दोनों रूट्स बराबर हैं दोस्तों, इसके भी दोनों रूट्स और इसके भी रूट्स मतलब आपस में बराबर हैं। जो रूट्स इसके आएंगे और इसके भी वही रूट्स आ जाएंगे, है ना। तो दोनों के रूट्स चूंकि बराबर हो गए तो रूट्स का जो सम होगा वो भी बराबर होगा, है ना भाई। अगर हम ये कहें कि इसका एक रूट 3 और 4 है, इसका भी एक रूट 3 और 4 है, मतलब 2 रूट 3 और 4 हैं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे दोनों रूट्स, इसके भी 3 और 4 जुड़ के साथ, इसके भी 3 और 4 जुड़ के साथ,
फिलहाल कह रहे हैं ऐसा हम, है ना। तो दोनों का जो रूट्स का सम है वो भी तो बराबर होगा। बस रूट्स का सम क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है और इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाता है, माइनस का b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाता है, c/a, है ना। ये तो सारी चीज़ें पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जाके ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अलजेब्रा वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए इसको देखिए आप। तो दोनों के जो सम ऑफ रूट्स हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो दोनों के बराबर होंगे। पहले का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा बताइए यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, प्लस का k, तो यहाँ पर k अपॉन a का मतलब 2, है ना। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, तो इसका a कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। अब इसका जो सम ऑफ रूट्स है यानी माइनस b/a, इसके माइनस b/a के बराबर होगा, तो बराबर इसका भी माइनस b/a करिए। माइनस b की वैल्यू यहाँ पर 4 है, अपॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। बस आ गया आपका आंसर। यहाँ पे पहले तो माइनस से माइनस कटा, 2 उधर जाएगा, तो k की वैल्यू जो है वो 4 दूनाई के 8/3, 8/3 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आगे चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो आपको दिया गया है 135। एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ठीक ना। एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रम का जो योगफल है वो कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ का सवाल, है ना। कुछ सवाल दोस्तों हमने यहाँ पर छोड़ दिया है जो बहुत ही सिंपल से सवाल थे, उनको हमने छोड़ दिया है इस क्लास के अंदर, ठीक है। टोटल 30 सवाल एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं मैथ के, तो यहाँ पर कुछ जो बहुत सिंपल सवाल थे उनको यहाँ पर स्किप भी किया है हमने। देखिए संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है, तो एक संख्या हो गई यहाँ पर 5x और दूसरी संख्या मान लेंगे 3x, है ना। इनका एलसीएम कितना होगा बताइए। तो एलसीएम यहाँ पर क्या होता है बताइए। एलसीएम पहले कॉमन चीज़ को लिखिए, तो कॉमन यहाँ पर क्या है, x है, तो ये हो जाएगा L निकाल रहे हैं पहले, है ना। कॉमन क्या है, x है आपका। फिर 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 15x आपका एलसीएम हो गया। अच्छा HCF क्या होगा, जो कॉमन होता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है, बस ये हो गया। कह रहा है एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई 135, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू 15 यानी कि 15x और HCF x, इन दोनों को मल्टीप्लाई 135 है ना। तो 15 नहीं हो 135 यानी x² की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। 3 आ गई तो पहली संख्या कितनी होगी, 5 3 15, दूसरी संख्या हो जाएगी 9, है ना। क्या कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल। अच्छा यहाँ 3 रखिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 3 ये हो जाएगा 45, है ना, और ये आपका 3 हो जाएगा। इनके व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल का, तो इसका रेसिप्रोकल 1/45 है ना, और इसका रेसिप्रोकल 1/3, दोनों को हमें करना है। 45 इसको भी बना लीजिए, तो नीचे 45 बनाने के लिए 15, तो यहाँ भी 15, नीचे 45 है दोनों में, तो एलसीएम 45, 1 और 15 यानी कि 16, 16/45 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था, आगे चलिए। पाइप एंड सिस्टम का ये सवाल बढ़िया था, पूछा गया था। पाइप ए टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खोल सकता है। ए जो है क्या कर रहा है, 18 मिनट लगाता है भरने में। बी जो है पूरे भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली करता है ना। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है ना। पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो देखिए टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, है ना। 18 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना होगा, 18 पंचे 90 और 20 नहीं आएगा, 180 आ जाएगा, है ना। तो 90 का डबल 180, 180 टोटल यहाँ पर काम है, मतलब टोटल कैपेसिटी यहाँ पर 180 है, पूरा इतना ही यहाँ पर भरना है। तो 180/18 यानी कि 10, ए की इफिशियंसी 10, 180/20 यानी कि 9 आ जाएगा। लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी नेगेटिव में होगी, ठीक है। अच्छा जो खाली करने का काम करता है उसकी इफिशियंसी नेगेटिव लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने मिनटों में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। अच्छा शेष टैंक को बोला है ना। ये बताइए 6 मिनट तक तो ए खुला रहेगा, क्योंकि 6 मिनट बाद ना फिर बी को भी खोला जाएगा। तो ये बताइए कि पहले 6 मिनट में, है ना, खाली टैंक को, तो 1 मिनट में 10 यूनिट काम कर रहा है वो पहला जो भरने का काम कर रहा है वो, तो 6 मिनट में कितना भर देगा, यहाँ पर 60 काम इतना कर दिया, है ना।
अब ये बताइए कि पहले 6 मिनट में तो 60 यूनिट भर चुका है, ठीक है। टोटल भरना था कितना, 180। तो 180 भरना था, उसमें से 60 यूनिट 6 मिनट में भर चुका है, यानी कि अब भरने के लिए बचा है यहाँ पर 120 लीटर, ठीक है। अब इस 120 लीटर को दोनों मिलकर भरेंगे। कैसे भरेंगे बताइए। पहला 1 मिनट में 10 यूनिट भरेगा और दूसरा, क्योंकि बी को भी अब खोल दिया गया है तो ये तो खाली करने का काम कर रहा है, मतलब 1 मिनट में ये 10 भरेगा तो ये 9 खाली कर देगा, यानी 1 मिनट में एक्चुअली 10 - 9 1 ही भराएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में सिर्फ 1 यूनिट मतलब 1 लीटर भराएगा। तो यहाँ पर 120 लीटर अभी बचा है भरने के लिए, यानी कितना टाइम लग जाएगा बताइए। तो 120 लीटर डिवाइड बाई टाइम, है ना, यहाँ पर टोटल वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम, हाँ ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 1 लीटर ये एफिशिएंसी है दोनों की, तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बन जाएगा आराम से सिंपली। अब ऐसे सवालों में आपको कोई ट्रिक के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल है, तो आप इसको सीधे सीधे फार्मूले से लगा सकते हैं। SI = PRT/100, ठीक है। बताइए, वह अवधि यानी वर्षों में ज्ञात करना है, वह समय हमें निकालना है जिसमें 1200 की धनराशि 4% के रेट से यहाँ पर 2280 रुपये हो जाएगी, है ना। कितने समय में हो जाएगी, तो हमें टाइम निकालना है। देखिए 1200 रुपये था, वो हो गया है 2280 रुपये, यानी कि ब्याज कितना जुड़ा होगा, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। तो 2280 में से 1200 अगर घटा दें हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1080 आ जाएगा। ये जो 1080 है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब SI का फार्मूला क्या होता है, SI = PRT/100। तो SI = P मतलब मूलधन जो कि 1200 है, इंटू रेट जो कि 4 है, इंटू टाइम नहीं पता, डिवाइड बाई 100। बस निकल गया यहाँ से, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 12 से ये कितना बार में कट जाएगा, 12 × 96, 12 नहीं है 108, है ना, 90 आ गया। तो डिवाइड बाई 4 इधर आ जाएगा, तो 90/4 ये आपका समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। कितने वर्षों में देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से काटेंगे, 45 का आधा यहाँ पर, सॉरी 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 आ जाएगा, है ना, 22.5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।